नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश आशियाना में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। अपना खुद का घर लेना हर किसी का सपना होता है और आपके इस सपने को साकार करने में हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आज के हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे रियल एस्टेट की, कैसे आप अपना खुद का घर खरीदें और प्रॉपर्टी लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए लैंडमार्क बिल्डकॉन के डायरेक्टर और इनॉमर्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और प्रॉपर्टी साइंटिस्ट विपेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विपेंद्र जी, पहले तो बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। थैंक यू सो मच आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया आज बातचीत करने के लिए। थैंक यू। विपेंद्र जी, आपसे ये तो हम समझेंगे ही कि प्रॉपर्टी कैसे लेना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन पहले आपके सफ़र को ही जान लेते हैं। आपका सफ़र रियल एस्टेट में कैसे शुरू हुआ, आपने इस करियर की शुरुआत कैसे की? शुरू से अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स हो चुके हैं मुझे इस बिज़नेस में। प्रीवियसली मैंने कुछ बड़े बिजनेस हाउसेस के साथ में काम किया, सीखा, फिर उसके बाद में अभी हम लास्ट 5 ईयर से हम खुद ही डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें दे रहे थे जो इस मार्केट में मिसिंग थी, तो हमने अफोर्डेबल सेगमेंट पे भी काम किया है, हमने प्रीमियम सेगमेंट पे भी काम किया है, कुछ कॉन्सेप्चुअल सेगमेंट पे भी काम किया है एंड 2009 ऑनवर्ड्स वी आर डूइंग द सेम थिंग। बिल्कुल विपेंद्र जी, एक बात ये भी, क्योंकि देखिए आप इतने लंबे समय से इस करियर में हैं, आप इतने लंबे समय से प्रॉपर्टीज़ की डीलिंग कर रहे हैं, इसलिए आपसे ये बात समझना चाहते हैं कि रियल एस्टेट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, किन बातों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जब भी कोई रियल एस्टेट की कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो प्लॉट हो, घर हो, दुकान हो, मकान हो, कोई भी खरीदता है तो उसके दो ही पहलू होते हैं। एक पहलू होता है कि उनकी आवश्यकता, दूसरी पहलू जो होता है वो उनका इन्वेस्टमेंट। तो आपकी क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंगली आप कौन सी प्रॉपर्टी चूज़ करते हैं, किस लोकेशन पे चूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपने ऑप्शन चूज़ करने होते हैं। अगर आपको रहना है तो आपका फैमिली साइज़ क्या है, आपका बजट किस तरीके से है, आपके लोकेशन प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप डुप्लेक्सेस में जाना चाहते हैं, रो हाउसेस में, विलास में या फ्लैट्स में, तो वो सब चीज़ें एक सबसे पहले तो नीड आइडेंटिफाई करना कि हमको क्यों करना है। दूसरा चीज़ आता है उसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में कि प्रॉपर्टी पूरी नीट एंड क्लीन हो, तो उसके लिए आपको एक लीगल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेना चाहिए। तो वो एक प्रीमियम मस्ट होता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स के केसेस आते हैं, तो लीगल एडवाइज़र का एक सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है उसमें। बिल्कुल, सलाह लेना बहुत ज़रूरी। विपेंद्र जी, देखिए आप राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए भोपाल की बात मैं पहले करना चाहती हूँ। राजधानी भोपाल का अगर मार्केट की बात करें रियल एस्टेट की फील्ड में, तो बाकी जगहों से ये कैसे अलग है, क्या यहाँ पर खासियत है, और प्रॉपर्टी अगर लेनी है तो राजधानी भोपाल को ही क्यों चूज़ करें हम? भोपाल एक राजधानी के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत शहर है, क्योंकि भोपाल की जोग्राफिकल लोकेशन की हम बात करें या हम यहाँ के एनवायरनमेंट की बात करें, क्लाइमेट्स की बात करें या हम यहाँ की ग्रीनरी की बात करें, तो एवरीथिंग इज़ अप टू द मार्क, जो एक लिविंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दे रहा हूँ कि भोपाल में क्यों इन्वेस्ट करें, क्योंकि रहने के लिए इससे बेहतर शहर आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप भोपाल शायद एक इकलौता शहर है यहाँ पर शहर के बीचों बीच जंगल है, बीचों बीच आपकी बड़ी झीलें हैं, वाटर बॉडीज़ बनी हुई हैं, काफ़ी सारे डैम हैं, तो आपका जो एक लिविंग के लिए एक एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है। आजकल पोल्यूशन की बात हम बहुत करते हैं, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रहा है, बट भोपाल का क्लाइमेट और भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बाकी जगहों से काफ़ी बेहतर है। साथ ही साथ जो हमारा मेट्रो सिटी का डेवलपमेंट है, तो उसके कारण से प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी अच्छी तरीके से अब रेट्स में अप्रिसिएशन आ रहा है, और चूँकि ये सेंट्रली लोकेटेड है, तो अगर हम पूरे ऑल ओवर इंडिया से बात करें, तो चाहे आप ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कहीं के लिए भी जाएं, तो आपके लिए वेल कनेक्टेड सिटी है। चाहे हम रेल ट्रैफिक की बात करें, एयर की बात करें या हम रोड नेटवर्क्स की बात करें, तो सभी जगह से एकदम प्रॉपर कनेक्टिविटी मिलती है हमको भोपाल से। और अब ग्रोइंग स्टेज में होने के कारण, एक राजधानी होने के कारण, यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने में आपको एक तो लिविंग का मज़ा है, दूसरा आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। जो पास्ट 5 ईयर्स का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है भोपाल में। विपेंद्र जी, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, क्या वहाँ की खासियत है? देखिए, भोपाल में हम लोग काम कर रहे हैं, तो भोपाल जैसा हम जानते हैं कि झीलों का शहर है, छोटी बड़ी मिला के काफ़ी सारी झीलें हैं। तो मेरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, एक चीज़ कि हमने
उन प्रोजेक्ट्स को एक तो हर कॉन्सेप्ट पे डिज़ाइन किया हुआ है। हर प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के हमने एक डिज़ाइन किया हुआ है, ये एक ट्रेडिशनल हाउसिंग सेगमेंट में नहीं है। दूसरी चीज़, मेरे हर प्रोजेक्ट्स के पास से कोई ना कोई वाटर बॉडी है, तो यू विल गेट अ फील ऑफ योर ऑन लेक, योर ऑन पॉन्ड्स, योर ऑन रिवर, विथ योर बालकनी और विथ योर प्लॉट और विथ योर विलास। तो इस तरीके से हमने उस चीज़ों को डिज़ाइन किया है। साथ ही साथ हर एज ग्रुप के लिए हमारे कैंपसेस में सब कुछ होता है। जैसे अगर हम एक हायर एज ग्रुप की बात करें या हम अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों की बात करें तो उनके लिए मंदिर है, मेडिटेशन रूम्स हैं, उनके लिए वॉकिंग ट्रैक्स हैं। बच्चों के लिए बात करें तो किड्स प्ले एरिया है, स्विमिंग पूल हैं, और हर जेंट्री के लिए हमने बेसिकली अपने कैंपसेस में कुछ ना कुछ दिया है। देखिए, घर आप कोई भी व्यक्ति अपने लिए इंडिपेंडेंट बना सकता है, बट ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं, ये फैसिलिटीज़ को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति इन फैसिलिटीज़ को नहीं बता सकता, एक अगर हम बात करें उसकी तो हमने अपने कैंपसेस में यही सारी फैसिलिटीज़ को हमने वहाँ इनकम किया है, जिसके कारण से सभी एज ग्रुप आप पूरे कैंपस को एंजॉय करते हैं, सभी साथ में बैठते हैं। और एक और चीज़ जो आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी एक दूसरे से बना रहे, तो ये जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, यहाँ पे जब लोग आते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, बच्चे साथ में खेलते हैं, तो आपस में एक व्यवहार भी बना रहता है, तो जिससे एक सोशल कल्चर जो मिनिमाइज होता जा रहा है आजकल, तो हमने उसको भी कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल विपिंद्र, जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा कि घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, और ये सपने को साकार करते समय जितनी खुशी होती है उतनी ही शायद मुझे लगता है चिंता भी होती है, क्योंकि लोगों को ये डर होता है कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि एक जन्म में आप एक बार ही घर अगर लेते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। तो विपिंद्र जी, आपसे ही मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप इस फील्ड में बहुत लंबे समय से आप एक्सपर्ट हैं, इसलिए आप ही ज़रा ये बताइए कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो प्रॉपर्टी लेते समय, घर बनाते समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जब हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, जैसे मी बीइंग अ डेवलपर, जब भी हम लोग भी कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं, सपोज़ कि हम लोग लैंड खरीदते हैं, तो उसको खरीदते समय सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम इसका टाइटल सर्च कराएं। तो हम उसका पूरा टाइटल, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका सिंस द बिगिनिंग, कि वो कितना ट्रांसफ़र हुए हैं, वो सारी चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं, कोई कोर्ट केस तो पेंडिंग नहीं है, कोई गवर्नमेंट के ड्यूज़ तो नहीं है, कहीं पे कुछ गवर्नमेंट लैंड का इनकल्केशन तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। अब अगर मैं एक रॉ बायर की बात करूं, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल गवर्नमेंट अथॉरिटीज से हैं या नहीं है। जैसे वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनसे बीइंग अ डेवलपर हमें अप्रूवल्स की नीड होती है। लाइक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग होता है, जो पहला अप्रूवल होता है हमारा। उसके बाद में हमारे पास डेवलपमेंट परमिशंस होती हैं, हमारे पास डाइवर्जेंस के ऑर्डर्स होते हैं, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे पास रेरा रजिस्ट्रेशंस होते हैं। तो रेरा रजिस्ट्रेशंस किसी भी डेवलपर को तब मिलते हैं जब उसके पास में सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि आपको डॉक्यूमेंटेशन जो पार्ट है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, कि कहीं इस प्रॉपर्टी पर कोई भी ड्यूज़ तो नहीं है, कोई कोर्ट केस तो पेंडिंग नहीं है, किसी तरीके के अप्रूवल के इश्यूज़ तो नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत माइनॉरिटली आपको वॉच करनी होती हैं कि हमको किस तरीके से इस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन अलाइन करना है। जैसे हमारी एक फर्म है प्रॉपर्टी साइंटिस्ट, तो व्हाट वी डू, मतलब अलोंग विद द डेवलपमेंट वी आर फाइंडिंग, इस नाम के पीछे की कहानी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इस नाम को बड़े, एक प्रॉपर्टी साइंटिस्ट अपने आप में थोड़ा सा अलग नाम है, कि प्रॉपर्टीज़ के पीछे का जो साइंस है हम उसको वहाँ पर करते हैं। मतलब सिंस द बिगिनिंग जब भी कोई व्यक्ति घर खरीदने आता है, हम उसके साथ तब से रहते हैं, फिर हम उनको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करते हैं, फिर हम उनको घर बनाने का अगर उनको एडवाइस चाहिए तो वी हैव आवर आर्किटेक्ट टीम विद अस, वी हैव आवर टेक्निकल टीम विद अस। तो कोई भी असिस्टेंट अगर चाहिए तो हम उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। वी हैव आवर लीगल एडवाइजर्स विद अस, तो आपको किसी भी प्रॉपर्टी का सर्च कराना है तो हम वो भी करके देते हैं। आपको अगर कोई घर का नक्शा बनाना है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन चाहिए, आपको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन चाहिए, तो हमारे पास हम वो भी एग्जीक्यूट करके देते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको बैंक फाइनेंस उसके लिए नीड है तो वी हैव अ टाई अप्स विद द बैंकर्स, तो हम बैंक से भी उनके लोन करा देते हैं। फिर इंटीरियर से अगर आपको चाहिए तो इंटीरियर वाली टीम हमारे पास अलग है, तो हम उस तरीके से भी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। बेसिकली प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉप टू बॉटम एनीथिंग एवरीथिंग हम वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं किसी भी बायर को। तो दैट्स वाई
तो हमारे पास नंबर ऑफ बायर्स अभी एसोसिएटेड हैं एंड दे आर फील वेरी गुड कि हमको एक अंडर द वन रूफ हमको सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बायर्स अगर हैं तो उनकी जो कन्फ्यूज़न है प्रॉपर्टीज़ को लेकर के वो ज़रूर दूर हो। विपिन जी, एक बात ये भी है, अगर रियल एस्टेट में ग्रोथ चाहिए तो प्लानिंग कैसे की जाए? जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ लेते हैं या कोई भी एक प्रॉपर्टी लेने के दो ही पहलू होते हैं, या तो हमारी नीड होती है या इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि कहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट होने वाला है, जैसे गवर्नमेंट की क्या प्लान्स है। जैसे अभी मध्य प्रदेश में GIS भोपाल में समिट हुआ, तो समिट के दौरान से कुछ इन्वेस्टमेंट फ्लोट हुए कि इस एरिया को हमने लोकेट किया है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आने वाली हैं, ये स्पोर्ट्स जोन बनने वाला है, यहाँ पे मार्केट डेवलप होने वाले हैं, ये हाउसिंग सेगमेंट में जाने वाला है। तो गवर्नमेंट की फ्यूचर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली अगर आप लॉन्ग टर्म में परचेज़ कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म में परचेज़ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान किया जा सकता है। दूसरी चीज़ कि आपको अगर रेंटल के यील्ड में चाहिए तो आपको रेंटल यील्ड ऐसी जगह पे मिलेगा जो प्राइम लोकेशंस हैं, तो आपके रेंटल भी आ जाएंगे उसमें। कमर्शियल्स में रेंटल अच्छा होता है तो आप कमर्शियल देख सकते हैं कि जहाँ मार्केट का फुटफॉल अच्छा है, तो जब तक जो आपका टेनेंट है वो आप अर्न नहीं करेगा तो आपके रेंटल वैल्यूज़ नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में बेहतर मदद करती हैं। अब चाहे वो आपके आवासीय क्षेत्र हो या आपका व्यावसायिक क्षेत्र हो, तो वो उसके अकॉर्डिंगली हमको प्लान करना होता है। विपिन जी, आपने यहाँ पे जिक्र किया गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर के, ऐसे में आपसे ये भी एक बात मैं समझना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की अगर पॉलिसीज की हम बात करें रियल एस्टेट के क्षेत्र में, तो क्या इससे जो बायर्स हैं वो फिलहाल सेटिस्फाइड हैं, और जो रियल एस्टेट की फील्ड में जो करियर हैं, जो काम करते हैं, क्या वो सेटिस्फाइड है, और इसमें क्या कोई सुधार की ज़रूरत आपको महसूस होती है, और आप क्या चाहते हैं कि इसमें आगे किस तरीके के बदलाव हों? सबसे पहली तो मैं गवर्नमेंट को, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट को एक बात के लिए बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जो कमी थी मध्य प्रदेश में स्पेशली रोड नेटवर्क्स की, तो रोड नेटवर्क काफ़ी अच्छा हो गया है। रोड नेटवर्क होने से क्या होता है, आपकी इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छे होते हैं, और उससे बहुत सारे रोजगार के क्षेत्र भी मिलते हैं। अब मैं आता हूँ रियल इस्टेट पे। तो अगर मैं रियल इस्टेट या हाउसिंग सेगमेंट की बात करता हूँ, तो अभी क्या है, हमारे पास में जो डेवलपमेंट है उसको हम हॉरिजेंटली डिवाइड कर रहे हैं। मीन्स अभी हम जा रहे हैं रो हाउसेस में, हमारे पास उतने हाई स्टोरीज बिल्डिंग्स की परमिशंस नहीं है, बिकॉज वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उस तरीके से अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम उसको उतना ही तेज़ी से अगर हम वर्टिकली सेगमेंट में डेवलपमेंट की परमिशंस दें, या हम जो मास्टर प्लान हमारा पेंडिंग है हम उसको बहुत जल्दी लेकर के आ जाते हैं, तो उससे हाउसिंग क्षेत्र में या बाकी सब क्षेत्र में भी बहुत सारे डेवलपमेंट होने को मिलेंगे। क्योंकि रियल एस्टेट क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जो आफ्टर एग्रीकल्चर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, और रियल एस्टेट से कितने सारे सेगमेंट जुड़े हुए हैं, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो टाइल्स इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी आयरन इंडस्ट्री हो, आपकी ब्रिक इंडस्ट्री हो, और सबसे बड़ा मेन पावर कंज्यूमर जो है आज की डेट में रियल एस्टेट है, जिसकी वजह से छोटे मोटे करीब मिला के मेरी नॉलेज में जो है 32 से 35 इंडस्ट्रीज जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट होती है रियल एस्टेट बिजनेस से। तो अगर हम हाई राइज की परमिशन देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हम बिल्डर्स के लिए या डेवलपर्स के लिए फ्लोट करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो एक अच्छा रोजगार का अवसर भी पैदा होगा, और बाकी डेवलपमेंट भी उस तरीके से किसी भी शहर का अच्छी तरीके से होगा। क्योंकि जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं आप देखेंगे तो वर्टिकली जब डेवलप हुए हैं तभी वहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी दिखी है। विपिन जी, मास्टर प्लान का जिक्र आपने यहाँ पर किया, तो यही समझना चाहते हैं मास्टर प्लान क्या है और इससे कितनी उम्मीदें हैं इस क्षेत्र में? देखिए, मास्टर प्लान जो है अभी लास्ट ईयर जो आया था भोपाल में, वो 2005 मास्टर प्लान अभी एप्लीकेबल है, एंड इट्स बीइंग 20 ईयर जब से मास्टर प्लान रिवीजन नहीं हुआ है, बिकॉज पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है, आपके रोड नेटवर्क्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। ड्राफ्ट जरूर आया है 2035 का, बट वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। तो जैसे ही वो अप्लाई होगा तो मास्टर प्लान से बाकी की, जैसे मैंने परमिशंस का जिक्र किया, तो मास्टर प्लान अप्लाई होने से वो परमिशंस के डायरेक्शन खुलते हैं, क्योंकि अभी टाउन एंड कंट्री प्लान का एक दायरा है अकॉर्डिंगली मास्टर प्लान। लेकिन जब वो मास्टर प्लान रिवाइज होगा तो उसके दायरे बढ़ेंगे तो आपके पास परमिशंस के और ऑप्शंस आएंगे, परमिशंस के ऑप्शन आएंगे तो क्षेत्र एक्सपेंड करेगा। जब क्षेत्र एक्सपेंड करेगा तो बहुत सारे उसमें कमर्शियल्स भी आते हैं, जिससे कमर्शियल एक्टिविटी भी होंगी और रोजगार के अवसर भी होंगे। और चूँकि अभी भोपाल मार्केट में क्या हो रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश से ही नहीं, बाकी वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े मेट्रो सिटी से भी लोग आ रहे हैं। आफ्टर कोविड स्पेशली लोगों ने यहाँ बी टाउन में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, क्योंकि एक तो चीपर है बाकी जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनसे, दूसरा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत
अच्छा और हेल्दी है, जो कि आजकल हेल्थ की तरफ बहुत हम लोग मूव कर रहे हैं। तो भोपाल का एनवायरनमेंट इस तरीके से है, अगर मास्टर प्लान आ जाता है तो डेवलपमेंट का जो डायरेक्शन है वो टोटली चेंज हो जाएगा। विपिन जी, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए बाजार का में अगर बात करें तो प्रॉपर्टी का रेट कम होता रहता है, ज़्यादा रहता है, उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, ये आप भी समझते हैं। लेकिन हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि किस समय एक बायर्स को प्रॉपर्टी लेनी है और किस समय नहीं लेनी है, रेट के हिसाब से? प्रॉपर्टीज जो हैं, प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। अगर गवर्नमेंट की पैरेलल प्लानिंग आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की उस एरिया में है तो बट नेचुरल है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट जो हैं वो रिवीजन में आएंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। इस समय भोपाल में एक कोलार क्षेत्र है, अगर कोलार में अभी गवर्नमेंट ने एक 6 लेन रोड निकाला, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 6 लेन रोड निकालने के बाद वहाँ पिछले 1 साल में प्रॉपर्टी के रेट 300% तक बढ़ गए। तो कैन यू इमेजिन कि मतलब प्रॉपर्टीज़ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना रोल प्ले करता है। तो इस अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बट नेचुरल प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। विपिन जी, ये तो हमने अब तक आपसे जो सवाल पूछा वो एक बायर्स के तौर पे पूछा कि हम प्रॉपर्टी कैसे लें, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर मैं इस फील्ड में करियर की बात करूँ, रियल एस्टेट की फील्ड में, तो करियर की शुरुआत कैसे करें? अगर कोई यंगस्टर्स हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हमें देख रहे हैं, अगर वो रियल एस्टेट की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, रियल एस्टेट एक बहुत वर्सेटाइल क्षेत्र है। ये इसमें भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ की तरह अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं। हमारे पास टेक्निकल में डिज़ाइनिंग पार्ट होता है, एग्जीक्यूशन पार्ट जो ऑन साइट होता है, तीसरा पार्ट होता है हमारा जो सेल्स का फील्ड होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग की। हम कोई भी प्रोडक्ट जब लेते हैं तो सेल्स और मार्केटिंग किस तरीके से करना है, और चौथा पार्ट जो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, दैट इज़ अकाउंट एंड फिनेंसिंग। तो 4 पार्ट से मिलकर बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर बनता है। तो आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो टेक्निकल हो, डिज़ाइनिंग हो, अकाउंटिंग में हो या सेल्स एंड मार्केटिंग में हो। सेल्स एंड मार्केटिंग बेसिकली MBA 1 जो बिजनेस डेवलपमेंट में आते हैं, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में CA CS के पैनल जो हैं वो हमारे पास ऑलरेडी हैं और हर डेवलपर के पास होते हैं। और डिज़ाइनिंग में आर्किटेक्चरल और ये सारी डिज़ाइनिंग होती हैं। और इंजीनियर्स फील्ड से जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स में, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ये सब भी रियल एस्टेट का पार्ट बन सकते हैं। बिकॉज हमें हर फील्ड पे, हर जगह आवश्यकता होती है इनकी। छोटी सी चीज़ से शुरुआत करने से ना घबराएं। मैं आपको अपने बारे में एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हमने स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन द फील्ड ऑफ रियल एस्टेट, and right now we are developing, we are having 2 or 3 developers from in Bhopal। तो उस तरीके से रियल एस्टेट बिजनेस जो है वो आपको, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोगों की फीलिंग समझते हैं, लोगों की नीड को अंडरस्टैंड करके प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, तो रियल एस्टेट से अच्छा बिजनेस कोई नहीं हो सकता या करियर कोई नहीं हो सकता। विपिन जी, कहा जाता है कि किसी भी फील्ड की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रियल एस्टेट में नेटवर्किंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, खास तौर पर कस्टमर्स के लिए? देखिए, इसमें नेटवर्किंग आपका 100% रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है वो मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज ये जो मार्केट है, क्योंकि ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको हम दोबारा खरीद लें या 2 महीने बाद दोबारा ले लेंगे या 1 साल बाद दोबारा ले लेंगे। इस तरीके की चीज़ें इस फील्ड में नहीं होती हैं। बिकॉज रियल एस्टेट में जो एक परिवार होता है वो एक पूरा सब कुछ अपनी मोस्ट ऑफ द इनकम जो है वो उसमें लगाता है किसी भी चीज़ में। अगर उसको कोई भी तकलीफ़ आपके प्रोडक्ट से हुई, आपकी सर्विस से हुई, तो वो जो माउथ पब्लिसिटी करेगा तो वो आपके बिजनेस पे डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। अब इसका हम दूसरा पहलू लेते हैं। अगर कोई कस्टमर आपसे फुल्ली सेटिस्फाइड है कि आपके कैंपस बहुत अच्छे बने हुए हैं, उसका घर जो आपने वादा किया वो आपने उसको डिलीवर कर दिया और आपके डॉक्यूमेंटेशन उसको प्रॉपर कर दिए, तो वो अपने 4 लोगों को और बताएगा। और अब इसमें मैं आपको इसी में और आगे दूसरा पहलू बताता हूँ। जब वो घर में शिफ्ट होता है, जनरली हम लोग जब नया घर लेते हैं तो अपने घर में गैदरिंग करते हैं या हाउस वार्मिंग पार्टी करते हैं, तो उनके घर पे गेस्ट आते हैं। तो अगर सारी चीज़ें अप टू द मार्क हैं, उनको दिखेगा कैंपस बहुत अच्छा है, तो डायरेक्टली वो क्या करते हैं, पूछते हैं यार ये किस बिल्डर का है, तो वहाँ से भी हमको बिजनेस आता है। तो दिस इज छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रेफरल काउंट करती हैं, इसको हम रेफरल सेल्स बोलते हैं। तो अगर आप अपने कस्टमर की टेक केयर करते हैं तो नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी वास्ट रोल इन दिस, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना ही है।
विपिंदर जी, कहा जाता है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एक आर्ट है। हम इसमें एक आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं? क्योंकि देखिए, इसके पहले हमने आपसे बात की कि अगर हम खुद का घर लेना चाहते हैं तो हमें कैसी रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ऐसे में किस तरीके से इन्वेस्ट हम करें, हमें क्या कुछ चीज़ें रिसर्च करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, या आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। एक इन्वेस्टमेंट वो होता है कि मुझे आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स मुझे एक लमसम अमाउंट चाहिए। दूसरा इन्वेस्टमेंट ये होता है कि मुझे मंथली इनकम आ जाए। तीसरा इन्वेस्टमेंट होता है कि नहीं, मुझे बीच बीच में कुछ पैसा आ जाए, फिर बाद में सब चीज़ें चलती रहे। तो उस तरीके से हमको प्लान आउट करना है। तो अगर हमको मंथली इनकम चाहिए तो वी शुड गो फॉर अ रेंटल काइंड ऑफ अ थिंग, तो जिसमें कमर्शियल बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कि आपने कोई शॉप ऑन कर ली, आपको उसका मेंटेनेंस भी लो आता है और आपको उसके ROIs भी बहुत अच्छे आते हैं। और अगर आपको कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो यू जस्ट बाय अ पीस ऑफ लैंड और प्लॉट। तो उसमें क्या होता है कि आपकी एक सेफ्टी भी है और आपने प्लॉट परचेस कर लिया, और प्लॉट्स में रेट्स बढ़ते ही बढ़ते हैं। क्योंकि प्लॉट्स के केस में क्या होता है, एक आप घर खरीदेंगे और एक प्लॉट खरीदेंगे। आज हमने जो घर बनाया है और आज हमने 5 साल पहले जो घर बनाए थे या 5 साल बाद जो घर बनेंगे, तो तीनों घर में डिफरेंस होगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाई डे एडवांस होती है, चीज़ें डे बाई डे इंक्रीज होती हैं, ट्रेंडीनेस जो है वो डे बाई डे चेंज होती है। तो 5 साल पहले जो घरों में मटेरियल यूज़ होता था या जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो अलग थी, आज जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो अलग है, 5 साल बाद जो यूज़ होंगी वो अलग है। हाँ बिल्कुल विपिंदर जी, वैसे तो हमने प्रॉपर्टीज़ को लेकर, रियल एस्टेट को लेकर आपसे बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ। अपनी कंपनी को लेकर, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हमने कोशिश कर रहे हैं हम कि जैसा मैंने बताया, चूँकि मैं बहुत ग्राउंड लेवल से बहुत सारे कस्टमर्स, मतलब आज तक हम मोर देन 10,000 हाउसेस हम लोग डिलीवर कर चुके हैं और सारी फैमिलीज अच्छे से रह रही हैं और 1 to 1 से हम लोग कनेक्टेड हैं। उनके फीडबैक्स का जो है हम बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं। उस केस में होता क्या है कि जैसे जैसे प्रॉपर्टी की नीड्स अपने बायर की आप लोग फुलफ़िल करते हैं, तो वही हम अपने प्रोजेक्ट में अपनी कंपनी के द्वारा हम सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि टाइम टू टाइम अगर हम कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करते हुए उनकी प्रोडक्ट डिलीवरीज पे उनके कॉन्सेप्ट के साथ डिलीवर करते हैं, तो उससे आपकी एक मार्केट रेपुटेशन अलग होती है। बिकॉज एक ट्रेडिशनल बिजनेस मोस्ट ऑफ द डेवलपर करते हैं, हमने अपने कॉन्सेप्ट के साथ में प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। कि हमने जैसे अभी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसको हमने पोर्टे किया था एज अ फार्म हाउस, बट लेकिन वो बड़े प्लॉट्स हैं कि है वो फार्म हाउस लेकिन विथ ऑल द फैसिलिटीज़ ऑफ द रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। तो उसमें क्या हो रहा है, लोगों को जो आफ्टर कोविड के हमको आइसोलेशन में रहना है, अपना खुद का किचन गार्डन हो, अपना खुद का पूल हो, तो उस तरीके से कॉन्सेप्ट बनाया, लोगों को बहुत पसंद आया और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उससे। तो लोगों को इसी तरीके से छोटे छोटे, प्रीवियसली हमने एक सीनियर सिटीजन्स के लिए होम बनाया था एक्सक्लूसिवली फॉर द सीनियर सिटीजन्स। उसमें एक बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा था। यू विल नॉट फाउंड एनी शार्प कॉर्नर इन द होल प्रमाइसिस। और सारी चीज़ें जैसे उसमें हमने फिजियोथेरेपी, OPDs, आपके एम्बुलेंस फैसिलिटीज़, एवरीथिंग वी विल जस्ट प्रोवाइडेड इन दैट कैंपस। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करते हैं और कोशिश करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम दूसरों से अलग क्या कर सकें और बेहतर तरीके से सर्व कैसे कर सकें। तो ये हमारा पूरा एक विज़न है और हमारी एक टैगलाइन है, लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। बिल्कुल विपिन जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट्स आने वाले वो ज़रूर सक्सेसफुल हो, लोगों से बेहद पसंद करें। और देखिए, हमारी चर्चा का आज का मुख्य विषय मुझे लगता है यही था कि हमने इसमें डायरेक्ट समझा है कि किस तरीके से अगर इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी में तो किन बातों का ध्यान रखें, और अगर हम खुद के लिए घर लेना चाहते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।